हमारा अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी संजय सेठ को दोबारा रांची लोकसभा सीट से खड़ा कर दिया जाना और उसको समर्पित करना, उनको उनके फेवर में आंसू का खड़ा होना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि झारखंडी जनमानस के साथ मतलब क्या बोला, दुर्व्यवहार करना। जीतना और हारना अलग चीजें होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि हार से और जीत से कोई मतलब नहीं पड़ता, उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। हम हार मानने वालों में से नहीं है कि ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये हमारा नारा होगा और हम इसके पीछे फिर से लग जाएंगे। मैं इससे पहले कभी इलेक्शन में देखा हूँ बहुत जगह पे इस तरह से मतलब गड़बड़ियां हुई है। आपको मैं याद दिला दूं कि एक घटना ऐसे हमारा सिल्ली विधानसभा का विधानसभा स्तरीय पे एक घटना हुई थी आज से करीबन 8-9 साल पहले, 10 साल आसपास में, जिसमें इसको लेकर के कुछ मारपीटें भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं सब चीजें घोटाला होते हैं। अमित महतो जी बोल तो रहे हैं कि अगर हमको समर्थन मांगने आएंगे तब तो समर्थन करेंगे। देखिए भाई साहब मेरा ये कहना है कि घर का लड़ाई में घर के आदमी को मतलब आवेदन नहीं दिया जाता है। ये झारखंड की लड़ाई है और आप खुद एक झारखंड पार्टी के लोग हैं, ठीक है। हो सकता है कि जयराम महतो ने उनको वहां पे समर्थन मांगा था और हो सकता है कि देवेंद्र महतो और अमित महतो के ऊपर में ऐसी कुछ हुई होंगी और जो वीडियो की बातें आई है तो हो सकता है इस कारण से भी। तो मैं अमित दास से मतलब ये जरूर उम्मीद करता हूँ कि आप एक 25 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, 15 साल के बाद आप सत्ता में आए थे, तो आप एक राजनीतिक अनुभवी आदमी हैं। आप एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के धुरंधर खिलाड़ी हैं और वो एक समय ऐसा भी था कि वो यूथ के आइकन हुआ करते थे। तो आपको वहां पे थोड़ा सा बड़ापन दिखाना चाहिए था। हो सकता है देवेंद्र भाई साहब को उस चीज की समझ ना हो और वो उस चीज को लेकर के उतना नहीं समझ पाए। हो सकता है कि कहीं ईगो की बातें आए, ईगो आपस में टकरा रहा होगा, ठीक है, तो हो सकता है ये चीज। लेकिन अमित महतो से हम इस चीज का बिल्कुल अपेक्षा करते हैं कि आप एक बड़े भाई होने के नाते जो छोटा भाई ने गलती किया है तो आपको आना चाहिए था। देखिए 4 तारीख को देवेंद्र नाथ महतो जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और मुझे लगता है कि वो 21 तारीख के आसपास निकलते हैं। तो इस बीच में हम लोग कमान संभाले हुए थे, हमारे साथ दामोदर हंसदा जी आए हुए थे। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो बिना किसी किसी के आदेशानुसार वो जेबी केसेस को अपना परिवार समझ के वो हमारे साथ दिल्ली में 4 दिन हमारे साथ रहे हैं, पैदल यात्रा किए हैं, डोर टू डोर कैंपेन किए हैं, नुक्कड़ सभाएं किए हैं। तो इस तरह से हमारे पार्टी के थे वो, दामोदर हंसदा हमारे पार्टी के थे, लेकिन उनको कोई इनविटेशन नहीं दिया गया था। वो स्वतः आए थे और आकर के, क्योंकि उनको जब समझ में आया कि भाई हमारा प्रत्याशी जेल में है तो हमको समर्थन देना चाहिए। उसी प्रकार से मैं यदि सोचता हूँ झारखंडी जनमानस की बात होती है तो अमित दा को भी जब ये बंदा जब अंदर में था तो हो सकता है कि कभी उनसे गलतियां हुई होगी, ठीक है। तो अमित दा को भी सामने आना चाहिए था, अरे भाई हमारा झारखंड का ही बेटा है, ठीक है, और हमें उनको समर्थन देना चाहिए। आंशिक रूप से फिजिकली लिटरली उनको भी अपने लोगों तक बात करना चाहिए, एक कमेटी के साथ बैठक करना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है यार छोटा बच्चा है, राजनीति के बारे में उतने समझ ना होगी, क्योंकि आपको ही पता है कि हमारी पार्टी में मैक्सिमम नए लोग आए हुए हैं। तो हम लोग को उनको समर्थन देना चाहिए, हम लोग को चाहिए आज गार्जियन स्वरूप अनुभव आदमी के लिए, ठीक है। अगर यदि इस पे उनका यदि अपना पर्सनल ईगो टकराया होगा तो नहीं दिए होंगे, लेकिन ये झारखंडी जनमानस के लिए सही नहीं हुआ है। दादा और एक चीज कि रांची लोकसभा का में आप देख पा रहे हैं, पहले इलेक्शन कमीशन ने कुछ परसेंटेज रिलीज किए थे 56 कुछ ऐसा, अभी 65% कुछ रिलीज किए हैं। क्या ईवीएम कुछ गड़बड़ी है, क्या हुआ है, क्या आप लोग आरोप देखिए लगा रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने भी अभी उस पे जो सोशल मीडिया के मीडियम से देखा कि उसके साइट पे जो आया कि 8% का जो इंक्रीजिंग हुआ है और उसमें मैंने देखा कि अलग अलग विधानसभा पे हुए हैं। तो ये सच्चे में एक मतलब जांचनीय विषय है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जैसे सपोज मान लीजिए 7 बजे 7:30 हमारा लगभग सभी विधानसभा के सभी बूथों पे वोटिंग स्टॉपेज हो गया होगा। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के द्वारा वोटिंग किया गया है तो इसमें तो गड़बड़ियां नहीं आनी चाहिए। उनके जो एजेंट थे, उनके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे, वो 3-4 कैटेगरीज में थे। एक का काम था कि हर 2 घंटे 3 घंटा में रिपोर्टिंग करना, तो कहाँ से रिपोर्ट करते थे? उस मशीन से देख कर रिपोर्ट करते थे। तो मुझे लगता है कि 6 या 7 बजे तक मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 7 बजे तक खत्म हो गया होगा और उसी हिसाब से वो जो निर्वाचन आयोग है उनके उनके जो भी मतलब एज पर प्रोसीजर नॉर्म्स के हिसाब से जो लोग भी मतलब उस पर काम कर रहे थे पदाधिकारी, उनको दिया गया होगा। लेकिन आफ्टर 72 आवर्स ये परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ना ये कहीं ना कहीं जांचनीय विषय है और इस पे जांच होना चाहिए। चलिए अभी तो देखिए हमारे लोग नए हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं जान रहा हूं कि इसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी होगी, चुनाव आयोग को लेटर भी लिखना होगा और जिस दिन वोट का समय आए, क्योंकि मैं इससे पहले कभी इलेक्शंस में देखा हूँ बहुत जगह पे इस तरह से मतलब गड़बड़ियां हुई है। आपको मैं याद दिला दूं कि एक घटना ऐसे हमारा सिल्ली विधानसभा का विधानसभा स्तरीय पे एक घटना हुई थी आज से करीबन 8-9 साल पहले, 10 साल आसपास में, जिसमें इसको लेकर के कुछ मारपीटें भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं सब चीजें घोटाला होते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर यदि हम डिजिटलाइजेशन की ओर चल रहे हैं, जब हमारा देश टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहा है, आज हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आए हुए हैं। तो जहाँ पे जिस बूथ पे वोटे होते हैं तो वहाँ पे कंट्रोलर होता है, मशीन होता है, 2 मशीन्स होते हैं। एक ईवीएम मशीन होता है, कंट्रोलर मशीन्स होता है। तो उन मशीन्स पे जो रेटिंग आता है, क्योंकि मान लीजिए 4 तारीख को जो वहाँ पे हमारा इलेक्शंस का जो रिजल्ट दिखाया जाएगा तो उसी मशीन के बेस पे दिखाया जाएगा। तो क्यों मतलब सरकार ये ऐसे नहीं करती कि जिस दिन जहाँ पे बूथ हुआ उसी दिन, क्योंकि उनके पास प्रशासन भी होती है, लोग भी होते हैं। हाँ भाई आज चलिए इतना टोटल वोटिंग इतना हुआ, वो तो हमको मिल ही जाता है, साइन होकर चला जाता है। तो बूथ को एक जगह पे ले जाने का क्या बात है? आप सेम डे इसको रिलीज क्यों नहीं कर सकते? होना चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन से उसमें जो रिकॉर्ड है वही रिकॉर्डेड आएंगे। उसमें सीधे रहते कि हाँ भाई चले सच एंड सच बूथ पे इतना वोटिंग पड़े, उसमें सच एंड सच पार्टी को इतना गया, सच एंड सच पार्टी को इतना गया, सच एंड सच पार्टी को इतना गया। उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको अथॉरिटी मिल दिया हो जाता है, मैंने दे दिया जाता है कि आप स्टम्प मारिए और अलग अलग पार्टी के जो कैंडिडेट यहाँ पे किसी को दे दीजिए। उसके बाद फिर यही डेटा आप 4 तारीख को रिलीज करवा दीजिए। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। तो उससे क्या होता है ना कि दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाता है। आज बताए 72 आवर्स में परसेंटेज बढ़ जाना, तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब जांचनीय विषय है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गड़बड़ी लग रही हो, ईवीएम पे गड़बड़ी हुई होगी या फिर उनका डेटा पे गड़बड़ी हुआ होगा। तो वो तो फिर प्रशासनिक का काम है, वो जुडिशरी का काम है, लेकिन ये होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यदि हम डिजिटलाइजेशन का यूज कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट भी तुरंत आना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि लोग को लगता है कि हाँ लोकतंत्र का हत्या नहीं हो रहा है, हमने जो वोट किया हमारा मतदान का हमें सही यूटिलाइजेशन मिला। मान लीजिए कि मैंने वोट किया और कल मुझे पता चला कि मेरा वोट का काउंट वहां पर नहीं आया है, मैंने एक्स को वोट किया और वाई पे यदि काउंट आता है। अब देखा जाए 4 तारीख को क्या होता है कि 4 तारीख को, क्योंकि देखिए लिटरली जो हम लोगों ने फेस किया है, हम लोगों से जुड़े हैं, हमारे लोगों का जो चर्चाएं हैं, ठीक है, तो लोग जिस तरह से हमारी पार्टी को समर्थन दिए हैं, तो अब देखते हैं कि उसका वो समर्थन का क्या रिजल्टेंट आता है। दूसरे देखिए हमारे देश में राइट टू रिकॉल का ऑप्शन नहीं है, ये होना चाहिए था। अगर जो राइट टू रिकॉल का ऑप्शन होता तो ये जो गड़बड़ियां हुई है ना, तो पब्लिक डिमांड करते कि हमने उसको नहीं पसंद किया है तो हमारा वोट वापस कर दिया जाए, हम फिर से मतलब रिकॉल करेंगे, हम फिर से वोट करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। आने वाले समय में यदि देश में एक अच्छा मतलब प्रशासनिक व्यवस्था आती है तो इन सब चीजों पे फोकस किया जाना चाहिए। राइट टू रिकॉल तो होना ही चाहिए, मैं तो इसकी मांग करता हूँ। राइट टू रिकॉल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे हमारा वोट है, जहाँ पे हमारा मतदान है और हमारा अधिकार है, मतदान करना हमारा अधिकार है, तो हमारा अधिकार के साथ हनन भी नहीं होना चाहिए। तो राइट टू रिकॉल के हिसाब से वो हो सकता था, लेकिन आप देखते हैं कि 4 तारीख को क्या रिजल्टेंट आती हैं, किसके पक्ष में जाती हैं। क्योंकि देखिए आप पिछली लोकसभा की यदि मैं बात करता हूँ तो जो सूबे के जो एमपी थे संजय सेठ जी, तो इन सबसे ज्यादा लीड किए थे सिल्ली और आपका इचागढ़ से। लेकिन इस बार सिल्ली और इचागढ़ में सबसे ज्यादा वोट हमारी पार्टी को समर्थन दिया गया। तो लेट्स सी क्या होता क्या है कि 4 तारीख को जो रिजल्टेंट आएगी तो हमारा वोट कहाँ पे जाते हैं, ये हमें देखना होगा। और अगर यदि ऐसा होता है तो फिर सबसे पहले हमारा आवाज होगा कि ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ये हमारा नारा होगा और हम इसके पीछे फिर से लग जाएंगे। तो संजय सेठ भी तो आवाज उठा रहे हैं कि बोले रांची लोकसभा में मेरा लाखों कैंडिडेट का वोट को डिलीट कर दिया गया है, मेरा खुद का वोट था बोल रहे हैं बीजेपी का। नहीं तो मतलब अरे भाई, तो सरकार तो आपकी है, देश की सरकार तो आपकी है, तो आप उसको निष्पक्ष जांच करवाइए ना। सरकार तो आपकी है, निष्पक्ष जांच करवाइए और त्वरित जांच करवाइए। आप तो पावर में है, आपकी सरकार है पावर में, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर यदि आपका वोट डिलीट करवा दिया गया तो कैसे? सिस्टम का गड़बड़ी तो आप ही कर रहे हैं, हम तो नए लोग हैं, हम तो पहली बार सिस्टम में आ रहे हैं। तो आप इतना दिन से आपकी पार्टी चल रही है, आप लास्ट 10 ईयर से आपकी पार्टी सत्ता में है, तो ये गड़बड़ी कैसे हो रही है? चुनाव आयोग आप उसके ऊपर प्रेशराइज कर सकते हैं, चुनाव आयोग से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो जो उसमें जो पदाधिकारी जो गलत कर रहे हैं, हो सकता है कंट्रोलर मशीन में प्रोग्रामिंग में इश्यूज बन रहे होंगे, या फिर जो उसको बनाया उसके ऊपर ये कीजिए। कोई ना कोई एजेंसी तो उसको बनाई होगी। देखिए वो तो मशीनरी चीज है, और उस मशीनरी चीज पे काम करने वाला जो प्रोग्रामिंग करने वाला वो तो व्यक्ति है। तो किस व्यक्ति को दिया गया था और ये डिलीशन कैसे हो रहा है? डिलीशन तो होने नहीं चाहिए, वहां तो ओनली इनकमिंग होना चाहिए, वहां पे रिसीविंग होना चाहिए, वहां पे डिलीशन का कोई ऑप्शन ही नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो रिसीविंग आएगा वही चीज आपको दिखा दिया जाएगा। तो डिलीशन से तो कोई बात ही नहीं बनता है। तो चलिए बड़ी, अगर यदि संजय सेठ जी ने ये बात उठाया है तो मैं तो उनको कहूंगा कि आप बिल्कुल लेटर लिखिए, आपका देश में सत्ता है, आप अपने सत्ताधारी लोग हैं, आप लोग इस पे तुरंत त्वरित जांच करवाइए और दिखाइए कि भाई फल्ला ने मेरे को वोट किया था, फल्ला जगह से हमारे इतने वोटर्स थे तो हमारे वोट गए का। और इसके जो भी मतलब गुनहगार हैं उसको एज पर लो, उनको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और उनको दंड देना चाहिए। और ये हो तो मैं खुशी जाहिर करूंगा। अगर यदि ये नहीं होता है और यदि हमारा वोट कहीं किसी के तरीके से यदि मतलब बेच दिया जाता है तो भाई ये तो हमारे लिए दुखदायी होगा, लोकतंत्र का ये हत्या होगा। तो संजय सेठ तो कह रहे हैं कि हम यहाँ से फिर भी हम जीत रहे हैं। नहीं ठीक है, देखिए अपेक्षाएं सबकी होती है। कोई आप मैदान में जो भी खिलाड़ी होता है ना, चाहे वो कमजोर खिलाड़ी हो चाहे वो मतलब विनिंग खिलाड़ी हो,
हो सकता है कि पिछले बार वो विनिंग थे और इस बार नए नए लोग आए हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि फुटबॉल खेल में भी कि जो पिछले बार वर्ल्ड कप जीता था इस बार भी वही वर्ल्ड कप जीतेगा। लोग चेंज होते हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि हम हारने के लिए आए हैं। सबको जीतने की अपेक्षा लेकर के आती है। तो संजय सेठ जी का भी अपनी अपेक्षा है और हमारी भी अपनी अपेक्षा है और जनता की जो अपेक्षा है, जनता ने जो लोगों को वोट किया है, ये तो मतदान के दिन ही बताएगा, रिजल्टेंट के दिन बताएगा कि भाई संजय सेठ को लोगों ने पसंद किया है या फिर जेबी केसेस को देवेंद्रनाथ महतो को लोगों ने पसंद किया है या फिर कांग्रेस के यशस्विनी सहाय को पसंद किया है। ये तो रिजल्टेंट के दिन बताएगा कि आपने जनता के लिए क्या क्या काम किया है या फिर आपसे जनता कितनी सेटिस्फाइड है और हमारी पार्टी से लोग जनता कितनी सेटिस्फाइड है। अगर यदि खुला चुनौती होता है, अगर यदि बैलेट पेपर पे होता तो मुझे लगता है कि कहीं पे ये गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग ऐसा भी किया जा सकता है। देखिए मैं सर एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि मैं भी एक आईटी इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैंने भी बीटेक करा है इंजीनियरिंग से। तो प्रोग्रामिंग होता है कंट्रोलर पे, कंट्रोलर मशीन पे प्रोग्रामिंग होता है। ऐसा भी प्रोग्राम फिट किया जा सकता है कि सपोज मान लीजिए कि हमने प्रोग्राम फिट किया कि अभी एक्स दबा रहे तो एक्स आएगा, वाई दबा रहे तो वाई आएगा, लेकिन इफ एंड एल्स का जो लो होता है, इफ एंड एल्स का जो प्रोग्राम होता है, सी प्रोग्राम होता है, उसमें मान लीजिए इफ और एल्स में डाल दिया गया कि आफ्टर 100 वोट्स कोई भी वोट कहीं पे जाएगा, दिखेगा पर्ची वो, लेकिन मराएगा कहीं और कंट्रोलिंग मशीन पे। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन पे पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि वो तो कोई भी जो भी है वो तो कोई आदमी उसको प्रोग्रामिंग सेट करता है, ठीक है। तो वो जो प्रोग्राम सेट करेगा तो वो प्रोग्राम मेरे हिसाब से सेट नहीं करेगा। हो सकता है कि मतलब यदि उसको गड़बड़ी करना हो तो वो गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन बैलेट पेपर पे गड़बड़ी कभी नहीं हो सकती कि हमने जो बैलेट पेपर साइन किया, जो स्टैम्प मारा, वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन पे मान लीजिए कि हमने 100 वोट्स मारे, लेकिन अगर उसने प्रोग्रामिंग में सेट कर दिया है कि इफ 100 वोट्स इधर जाते हैं तो एल्स आफ्टर बाद उसके बाद जितने भी वोट्स आएंगे उधर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, पर्चियां भले दिखेगी इसकी लेकिन आउटपुट किसी और का है। ऐसा पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है, हो सकता है कि मान लीजिए कि सपोज मैंने 24 बटन पे मैंने टिक मारा, 24 बटन में आफ्टर 100 फुल मतलब मेरा छाप तो मुझे दिखा रहा, लेकिन वोट काउंट हो सकता है कहीं और चला जा रहा होगा। मैं इस पे दोष नहीं दे रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटीज है, ये चांसेस हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स पे प्रोग्रामिंग का मतलब खेला हो सकता है। तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यदि 72 आवर्स के बाद अगर ये डेटा चेंज होता है तो ये जांचनीय विषय है, इस पे जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच होना चाहिए। तो और एक चीज, आप लोग पूरे झारखंड में 8 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीट जीतने की पॉसिबिलिटी है? देखिए जो पॉसिबिलिटीज तो हम ये मानते हैं कि 2-3 सीट जहाँ पे थोड़ा सा हमारा कमजोर मतलब लगा है, लेकिन कम से कम 8 में से कम 6 सीट तो धुरंधर निकल जाएंगे। अभी जैसे कि मैं चाईबासा की बात करता हूँ तो चाईबासा को मैंने भी सर्वे किया, चाईबासा के लोगों से सर्वे किया, तो मोस्ट प्रोबेबली चाईबासा का सीट हमारा निकल जाएगा। हजारीबाग भी निकलने का चांसेस है, रांची भी है, मतलब यहाँ पे मतलब कांटे की टक्कर हुई। देखिए इलेक्शन जीतना और हारना अलग चीजें होती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि हार से और जीत से कोई मतलब नहीं पड़ता, उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। हम हार मानने वालों में से नहीं है, ठीक है, हार हो जीत हो, लेकिन जो पहली बार झारखंड में हमारी पार्टी ने 8 लोगों को खड़ा किया और लोगों ने जो समर्थन, जन समर्थन दिखाया, तो हम ये कहते हैं यही हमारी बड़ी जीत है। हमारा 8 के 8 प्रत्याशी हमारे जीते हुए हैं, लोगों ने जो समर्थन दिया इसी से हम जीतोगे। कि पहली दफा आप बताइए यहाँ पे बीजेपी के है, कांग्रेस के है, जेएमएम के, आजसू के है, आजसू के कितने कैंडिडेट दिए हैं, जबकि उनकी तो 20 साल से सत्ता रही है यहाँ पे, लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो उनके लोग हमेशा सत्ता में रहे हैं, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, ठीक है, चाहे इंडिया का हो चाहे एनडीए का हो, दोनों में उनके कोई ना कोई हमेशा, और भी मिनिस्ट्री पोस्ट पे रहे, उसके बावजूद भी वो ये हिम्मत नहीं की कि झारखंडी जनमानस के लोगों को मौका दे करके आज वो किसी तरह से गठबंधन से लड़ रही है। गठबंधन में भी उनका 1 सीट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम उसमें भी चलिए ठीक है, गठबंधन से उनको 1 सीट मिला है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद ये अपनी सीटों की मांग नहीं कर सकते थे, बढ़ा नहीं सकते थे, जबकि आपकी पार्टी झारखंड की है और जबकि बीजेपी हमेशा बाहर के लोगों को ज्यादा मौका दी है। मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूं, मैंने बार बार ये क्वेश्चन कहा कि झारखंड में क्या बीजेपी के पास झारखंड के लोग नहीं थे कि आज उन्होंने दोबारा जबकि हमारा 2 साल से आंदोलन हो रहा है कि भाई हमको झारखंडियों को झारखंडी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे एजुकेशन का मैटर हो, चाहे रोजगार का मैटर हो, चाहे वो राजनीति का मैटर हो, ठीक है, हमारे लोग का हमारा अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी संजय सेठ को दोबारा रांची लोकसभा सीट से खड़ा कर दिया जाना और उसको समर्पित करना, उनको उनके फेवर में आजसू का खड़ा होना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि झारखंडी जनमानस के साथ मतलब क्या बोला, दुर्व्यवहार करना।